सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर आशु की ट्रेडमार्क एम्पायर चैनल को और इस बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट ताकि उत्तराखंड जीके की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुगीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आशुगीत ट्रेडमार्क एम्पायर की इस बिल्कुल नई और फ्रेश वीडियो में। फ्रेश तो है लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इस बार ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसीलिए असुविधा के लिए खेद है। आई होप जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं आज के टॉपिक पर। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया है नया टॉपिक उत्तराखंड में विस्तृत नदी तंत्र, और उस वीडियो में हमने जाना गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको ठीक से समझने के लिए हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, अलकनंदा नदी तंत्र और भागीरथी नदी तंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र तो हमारा उस वीडियो में ही कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे आप जरूर देख लीजिएगा। बचा भागीरथी नदी तंत्र, तो उसे हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। वैसे तो हम आमतौर पर वीडियोस को पार्ट्स में या सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैंने आज इस वीडियो को 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है। मैंने सोचा एटलीस्ट कोई नया वर्ड ट्राई किया जाए। तो फर्स्ट फेज में, पहले चरण में हम जानेंगे भागीरथी नदी के बारे में, उसके उद्गम स्थल के बारे में, और उद्गम स्थल से लेकर टिहरी डैम तक के भागीरथी के सफर के बारे में हम फर्स्ट फेज में जानेंगे। दूसरे फेज में हम जानेंगे टिहरी डैम के बारे में, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इसके लिए मैंने टिहरी डैम वाली वीडियो का एक स्पेशल एडिशन बनाया हुआ है उसमें, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं इसमें उस वीडियो को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ये सेकंड फेज मैंने यहाँ पर इसीलिए इस वीडियो में ऐड किया हुआ है क्योंकि टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी से रिलेटेड है, भागीरथी पर बना हुआ है, इसलिए हम उसे बीच में से स्किप नहीं कर सकते। तो उस वीडियो में हम जानेंगे टिहरी डैम की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरिट्स, डीमेरिट्स सबके बारे में। फिर हम पहुंचेंगे फेज थर्ड में। इस चरण में हम बात करेंगे टिहरी डैम से लेकर उत्तर प्रदेश में एंटर होने तक भागीरथी या गंगा नदी के सफर को। तो ये है हमारे इस वीडियो के 3 फेज, 3 चरण। भागीरथी नदी और टिहरी डैम को ठीक से समझने के लिए आप इस वीडियो के साथ साथ वो स्पेशल एडिशन वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत में विख्यात है, प्रसिद्ध है गंगा नदी, अपनी धार्मिक पहचान के कारण और भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण। हालांकि लंबाई में इंडस यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र गंगा से काफी लंबी हैं, लेकिन उनका अधिकतर हिस्सा भारत में न बहकर दूसरे देशों से होकर बहता है, जैसे इंडस पाकिस्तान में और ब्रह्मपुत्र चाइना में मुख्य रूप से बहती है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी तो है ही, साथ में गंगा को पूरे भारत में बहुत पवित्र माना जाता है, जिसके पीछे धार्मिक वजह भी हैं और साइंटिफिक वजह भी। साइंटिफिक वजहों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। फिलहाल हम जानते हैं भागीरथी नदी के बारे में। तो गंगा का नाम प्रारंभिक रूप में भागीरथी राजा भागीरथ के नाम पे पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या करके या फिर कहें घोर तपस्या करके गंगा को धरती पर उतारा था, और गंगा शिवजी की जटाओं से होते हुए गंगोत्री में सबसे पहले उतरी थी। इसीलिए गंगोत्री में इस दृश्य को दर्शाता हुआ ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। वो पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना रहा हूँ, हम सीधे बात करेंगे भागीरथी के उद्गम स्थल की। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से 19 से 20 किलोमीटर दूर गौमुख नाम की इस जगह से निकलती है। इस जगह का नाम गौमुख इसीलिए है क्योंकि ये स्रोत गाय के मुंह के समान दिखाई देता है। गौमुख जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर में ही बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उसी गंगोत्री ग्लेशियर का एक हिस्सा है। और गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो ये ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा और पूरे इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका आकार दिनों दिन कम होते जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 22.23 मीटर्स पर ईयर की स्पीड से ये ग्लेशियर सिकुड़ता जा रहा है या पिघलता जा रहा है। और यही नहीं बल्कि हिमालय के सभी ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। इनके पिघलने की स्पीड पूरे वर्ल्ड के ग्लेशियर्स में सबसे ज्यादा है, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। तो भागीरथी नदी इस गंगोत्री ग्लेशियर्स के गौमुख से अपना सफर शुरू करती है और यहाँ से आगे चलने पर भागीरथी नदी में सबसे पहले आकर मिलती है रुद्रगंगा, जो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही भागीरथी नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद जो अगली नदी भागीरथी में आकर मिलती है वो है केदार गंगा। केदार गंगा थलैया सागर पर्वत श्रेणी में स्थित केदार ताल से निकलती है। ये जो थलैया सागर पर्वत है यहाँ पर और इसके साथ एक दो पर्वत और हैं जैसे जोगिन, ब्रह्मपंत, वहाँ टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए स्पेशली आते हैं और आमतौर पे जो ट्रैकिंग के दौरान कैंप वगैरह लगाते हैं वो इसी केदार ताल के आसपास ही लगाए जाते हैं। तो केदार गंगा इसी ताल से निकलकर गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी से मिल जाती है। गंगोत्री धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से एक है, यहाँ पर स्थित है गंगोत्री मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहीं पर एक भगीरथ शिला भी है जिस पर राजा भगीरथ का मंदिर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी शिला पर, इसी पत्थर पर बैठकर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। गंगोत्री तक के भागीरथी के सफर में और यहाँ से आगे भी कई छोटी बड़ी जलधाराएं और नदियां इसमें आकर मिलती रहती हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। लेकिन हम सबकी बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिर्फ प्रमुख नदियों को ही हम लेंगे। तो आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी में आकर मिलती है जानवी नदी, जिसे जाड़ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी निकलती है टकनौरा मल्ला में एक दर्रा है थामला दर्रा, उसी के पास के एक ग्लेशियर से। ये सभी जगहें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी उत्तरकाशी जिले में ही स्थित हैं। तो जाड़ गंगा या जानवी नदी भैरों घाटी नामक जगह पर आकर भागीरथी नदी से मिलती है। इसके बाद यहाँ से आगे सिया गंगा या सियागाड़ भी जिसे कहते हैं, वो भागीरथी में झाला नामक जगह पर आकर मिलती है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए भागीरथी में मेनारी नामक जगह पर एक डैम बना हुआ है, मेनारी डैम। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पावर प्लांट स्थित है उसका नाम है टिलोथ पावर प्लांट, जो कि शायद 2 फेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। और ये जो मेनारी डैम है ये एक ग्रेविटी डैम है। आपको पता है कि स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के आधार पर डैम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये वाला ग्रेविटी डैम है और जो हमारा आगे आने वाला टिहरी डैम है वो एक एम्बैंकमेंट डैम है। इन टाइप्स के बारे में जब हम कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वाली स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। इसके बाद डोडी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा गंगोरी नामक जगह पर भागीरथी से मिलती है और यहाँ से आगे धीरे धीरे अब भागीरथी की चौड़ाई बढ़ने लगती है, क्योंकि जो टिहरी डैम रिजर्वर में पानी जमा रहता है वो काफी दूर तक इसकी चौड़ाई को बढ़ा देता है। फाइनली भागीरथी पहुंचती है पुरानी टिहरी, जहां पर स्थित गणेश प्रयाग पर पहले भागीरथी और भिलंगना का संगम स्थित था, जो कि टिहरी डैम बनने के बाद अब उसमें डूब गया है। तो भिलंगना, जो कि भागीरथी की सहायक नदी है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही में स्थित खतलिंग ग्लेशियर से। एग्जैक्ट तो मैं आपको इस एनिमेशन में नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख है मेद गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा। बाल गंगा भिलंगना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसकी भी एक सहायक नदी है धर्म गंगा, जो कि बूढ़ा केदार तीर्थ पर बाल गंगा से मिलती है और फिर बाल गंगा घनसाली नामक जगह पर भिलंगना नदी से मिल जाती है। फिर हमें यहाँ से आगे तो पता है ही, गणेश प्रयाग यानी पुरानी टिहरी पर भिलंगना भागीरथी से मिलकर टिहरी डैम रिजर्वर बनाती है।
और यहाँ पर हमारा फर्स्ट फेज भी हो जाता है कंप्लीट। फेज 2 में जैसा हमें पता है ओवरऑल टिहरी डैम के बारे में हम बात करेंगे उस स्पेशल एडिशन वाली वीडियो में। अगर आप ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस ऊपर आ रहे कार्ड में क्लिक करके डायरेक्ट उस स्पेशल एडिशन वाली वीडियो तक पहुंच सकते हैं, या बाद में इस वीडियो को कंप्लीट करके भी आप वहां पहुंच सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले फेज 3 की तरफ। इसमें हम जानेंगे भागीरथी या गंगा नदी का टिहरी से लेकर उत्तर प्रदेश में एंटर होने तक का सफर। टिहरी डैम से निकलकर भागीरथी एक नियंत्रित नदी के रूप में आगे बढ़ती है और अगला संगम सीधे देवप्रयाग पर अलकनंदा नदी के साथ बनाती है। देवप्रयाग वैसे तो स्थित है टिहरी जिले में, लेकिन ये टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के ठीक बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ से आगे गंगा इन दोनों जिलों की बॉर्डर लाइन बनाते हुए आगे बहती है। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी नयार गंगा में आकर मिलती है, जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है या जिसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। जब मैं आपको मध्य हिमालय वाली वीडियो में दूधातोली पर्वत श्रेणी के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां निकलती हैं। इन्हीं में से 2 नदियां हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार निकलती है दूधातोली के जखमोली धार श्रेणी से और शुरुआती क्षेत्र में इसे स्यूसी या कैन्यूर गाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी नयार नदी दूधातोली के उत्तर पश्चिमी ढाल से स्योली गाड़ और ढाईजूली गाड़ नाम की 2 शाखाओं के रूप में निकलती है। ये दोनों शाखाएं पैठणी के पास मिलकर पश्चिमी नयार नदी बनाती हैं और फिर आगे बढ़ने पर पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार मिलती हैं सतपुली के पास स्थित नौगांव कमदा नामक स्थान पर। प्राचीन काल में इस स्थान को, इस संगम को वैनतेयक तीर्थ कहा जाता था। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो इस संगम के बाद नयार नदी यहाँ से आगे नादगंगा या इंद्रावती के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन पुराणों में नयार नदी को नवालिका या नवालका, साणी, कुशजीर्णा और खीर गंगा के नाम से उल्लेखित किया गया है। फाइनली नयार नदी ऋषिकेश से थोड़ा पहले व्यास घाट के पास फूलचट्टी नामक जगह पर गंगा नदी में आकर मिल जाती है और इस तरह केदारखंड में बताई गई भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र की 7 नदियां अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी और नयार नदी जो कि कहलाती हैं सप्त सामुद्रिक स्रोत, हमारी हो गई हैं कंप्लीट। इन सब के बारे में हमने इस सीरीज में इन दोनों वीडियोस में जान लिया है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इन 7 नदियों के बारे में प्लस भिलंगना नदी के उद्गम स्थल और संगम के बारे में आपको याद होना ही चाहिए। आमतौर पर यही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप सब याद कर पाएं तो फिर वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी डीप में जाकर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम वापस से बात करते हैं गंगा नदी की। उत्तर प्रदेश तक उसे छोड़कर आते हैं। तो फूलचट्टी पर नयार से मिलने के बाद गंगा एंटर करती है देहरादून में और पहुंचती है ऋषिकेश। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी गंगा से मिलती है और चंद्रभागा नदी निकलती है टिहरी के चंदनवाड़ी नामक स्थान से। इसके बाद जो अगली नदी गंगा में मिलती है वो है सौंग नदी। जी हाँ, सही सुना आपने, गाने वाला सॉन्ग। ये निकलती है टिहरी धनौल्टी के सुरकंडा पर्वत के पास से, जो कि मसूरी श्रेणी में पड़ता है। यहाँ पर सुरकंडा देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये वाला। तो सौंग नदी रायवाला में गंगा से आकर मिल जाती है। सौंग नदी की काफी सारी सहायक नदियां भी हैं, जैसे जाखनराव नदी, बाल्दी नदी, कालीगाड़ और सुसवा नदी। सुसवा नदी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है और सुसवा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे रिस्पना और बिंदाल। इसके बाद गंगा एंटर करती है हरिद्वार में और पहुंचती है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी वो स्थान है जहां पर कहा जाता है कि गंगा पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हर की पौड़ी के पास में ही भीमगोड़ा नामक जगह पर एक बैरेज बना हुआ है जिसका नाम है भीमगोड़ा बैरेज। यहाँ पर गंगा नदी से एक कैनाल निकाल दी गई है जिसका नाम है अपर गंगा कैनाल। ये कैनाल, ये नहर रुड़की से होते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सबसे पहले पहुंचती है, जबकि जो मुख्य गंगा है वो दूसरी तरफ को जाते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले पहुंचती है।
अपर गंगा कैनाल, जिसको हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक बनाया गया है, इसका मेन मकसद है गंगा और यमुना के बीच का वह दोआब, वह क्षेत्र जहां पानी का कोई और बड़ा माध्यम नहीं है, वहां तक पानी को पहुंचाना। अलीगढ़ के बाद ये कई सारी ब्रांचेस में बांट दी जाती है और फिर वो ब्रांचेस, वो शाखाएं लोअर गंगा कैनाल के नाम से आगे को जानी जाती हैं। ये तो हो गई कैनाल की बात। जो मुख्य गंगा है उसमें यहाँ से आगे बढ़कर, यानी बिजनौर से आगे बढ़कर कई सारी नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है यमुना नदी, जो इलाहाबाद में गंगा से आकर मिलती है। और उसके बारे में ही हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। अगली वीडियो होगी यमुना नदी तंत्र। एक काम करेंगे, उसी में हम यहाँ से आगे के गंगा के सफ़र को भी ऐड कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। ओके, तो अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सीधे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी साधारण पानी को कुछ दिनों तक किसी बंद बॉटल में रखेंगे तो वो जल्दी ही खराब होने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी साफ और स्वच्छ जगह से गंगा का पानी लेते हैं और उसे बंद बॉटल में रखते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, बल्कि कुछ जगहों पर तो लोग गंगा का पानी 2-4 दिन तक स्टोर करके रखते हैं और फिर उसे पीने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए कई सारी साइंटिफिक रिसर्चेस हुई। तब इसके पीछे का जो कारण पता चला वो ये है कि एक तो गंगा के शुरुआती अवस्था में, यानी भागीरथी में और अलकनंदा में भी कई जलधाराएं ऐसी मिलती हैं जिनमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, और सल्फर एक अच्छा जर्म्स और बैक्टीरिया किलर होता है। दूसरा, जो इससे भी बड़ा एक्स फैक्टर है, वो है बैक्टीरियोफेज, एक ऐसा वायरस जिसे बैक्टीरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अपने आसपास मौजूद सभी बैक्टीरियाज में अपना डीएनए इंजेक्ट करके उन्हें मार डालता है। इसीलिए अगर किसी पानी में बैक्टीरियोफेज होगा तो उसमें बैक्टीरियाज नहीं होंगे, बैक्टीरियाज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होगा तो वो पानी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। और गंगा जल में यही बैक्टीरियोफेज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए जो आपके घर में गंगा जल काफ़ी समय से बिना खराब हुए रखा हुआ है, वो इसी बैक्टीरियोफेज की मेहनत का कमाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वायरस है, खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल वायरस नहीं है, बल्कि अब कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और इन बैक्टीरियल डिजीजेस में भी बैक्टीरियोफेज थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। शायद जो गंगा में नहाकर पवित्र होने वाली या पुण्य प्राप्त करने वाली बातें कही गई हैं पुराने समय में, वो इसीलिए क्योंकि उस समय कम पावरफुल बैक्टीरियाज भी इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। अब उस समय आज की तरह एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक दवाइयाँ तो होती नहीं थी। ऐसे में गंगा में नहाने से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिजीजेस दूर हो जाया करती होंगी। जैसा आपने सुना होगा, कई सारे कुंड होते हैं जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए गंगा को उस समय पवित्र और पावन कहा जाता होगा। लेकिन आज गंगा इतनी पोल्यूटेड हो गई है कि रैंकिंग में वर्ल्ड की टॉप 10 पोल्यूटेड रिवर्स में उसे गिना जाता है। खासतौर पे मैदानी इलाकों में उसमें तरह तरह के टॉक्सिन्स, केमिकल्स, डेंजरस बैक्टीरियाज एवरेज से 3000 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर ऐसे इलाकों में आप आज गंगा में नहाएंगे तो आपको उल्टा स्किन इन्फेक्शन, डिजीजेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हम सब की लापरवाही की देन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, वो होगी यमुना नदी तंत्र पर। और हमेशा की तरह लास्ट में वही कहूँगा, आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इन वीडियो से रिलेटेड इमेजेस, रेगुलर करंट अफेयर्स, जीके और तरह तरह के अलग पोस्ट करते रहते हैं। इस फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।